बहन हमारी भोली है। फटे पुराने कपड़ों में महेश एक थैला लिए बैंक से बाहर आता है। इन कपड़ों में कोई पहचान ही नहीं पाएगा। कैसे कपड़े पहनने वाले के पास भी 25 लाख रुपए हो सकते हैं, ऊपर से ये थैली। क्या दिमाग लगाया महेश तूने। पैसे के ऊपर सब्जी रख दी। अब आराम से ऑटो लेकर घर निकल जाता हूँ, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। और पैसे से भरी थैली लेकर जैसे ही महेश बैंक से बाहर निकलता है, दो अजीब से दिखने वाले लड़के उसके बगल में आकर खड़े हो जाते हैं। नोटों पर धनिया रखकर हमें बनाता है। इसकी चटनी निकाल तो जरा चंगू। चंगू महेश को बीच रास्ते पर धक्का देकर उसके हाथ से पैसे की थैली खींचते हुए आगे भाग जाता है। अरे कोई है, बचाओ, अरे लूट गया मैं। मेरे पूरे जीवन की पूंजी लेकर भाग गए वो लड़के। महेश मदद की गुहार लगा रहा था और सभी वहां खड़े तमाशा देखते रहते हैं, पर वहां उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। तभी एक बाइक उसके सामने आकर रुकती है। बाइक से एक 27-28 साल का एक लड़का नीचे उतरता है। क्या हो गया अंकल जी, कोई बात हो गई क्या? अरे बेटा मेरी मदद कर दो। दो लड़के मेरे हाथ से मेरा बैग लेकर भाग गए, उसमें 25 लाख रुपए थे बेटा। ये सुनते ही गोविंद अपनी बाइक स्टार्ट करता है और 15 मिनट बाद उन दोनों गुंडों को पीटता हुआ महेश के सामने लाकर उनके पैरों पर गिरा देता है। आपने पहले क्यों नहीं बताया अंकल जी कि आपने इतना तगड़ा बॉडीगार्ड रखा हुआ है? इतना मारा है इस आदमी ने मुझे, बाबा रे। ऐसे कोई तोड़ता है क्या किसी को 25 लाख के लिए? मेरे 1 करोड़ के शरीर की वाट लगा दी। ये लीजिए आपकी थैली। मेरे पास ये 20 रुपये है, ये भी रख लीजिए। माफ़ कीजिए भाई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई है। बहुत बुरा मारते हैं ये। गोविंद ने महेश को उसके पैसे लौटाए थे। अब महेश के लिए तो वो साक्षात भगवान ही हो गया था। चलिए अंकल, मैं आपको अपने बाइक पर ही आपके घर छोड़ देता हूँ। इतनी मदद तो कर दी तुमने मेरी बेटा, अब और मदद कैसे लूँ? ये तो मेरा फ़र्ज़ है अंकल जी। आज के ज़माने में कहाँ मिलते हैं तुम जैसे लड़के बेटा। जीते रहो, जीते रहो। 2 दिन बाद महेश की बेटी रिम्पा कॉलेज जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे कुछ लड़के देखकर सीटी मारते हैं। कौन सी पढ़ाई करने जा रही हो मैडम? ज़रा हमें भी पढ़ा दो। सुना है आपको किताबों का बड़ा शौक है। वैसे हमारा दिल भी किताब ही है, ज़रा कभी इसे भी पढ़ लीजिए मैडम जी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अकेली लड़की देखकर छेड़ते हो। लड़की कहाँ हो तुम तो भरा पूरा। और तभी वहां गोविंद आ जाता है और मुन्ना के मुंह पर एक करारा तमाचा झड़ देता है। जबान को लगाम दे भाई, वरना ऐसी चमड़ी उधेड़ूंगा कि देखने वाला समझ नहीं पाएगा कि तू पहले इंसान था या चावल की बोरी। और ये कहने के बाद गोविंद एक हाथ से चंदू का कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। अरे भागो भागो यहाँ से। दोनों गुंडे दुम दबाकर भाग जाते हैं। आप ना होते तो न जाने आज क्या होता। कुछ नहीं होता मैडम साहिबा, कोई ना कोई तो आपकी मदद के लिए आ ही जाता। मेरी कॉलेज के सारे लड़के खड़े हैं यहाँ, उनमें मेरे दोस्त भी हैं, पर उनमें से कोई भी मुझे बचाने नहीं आया। आप आए, थैंक यू सो मच मिस्टर स्ट्रेंजर। मिस्टर स्ट्रेंजर नहीं, मिस्टर गोविंद कहिए मैडम साहिबा। गोविंद से मिलने के बाद से रिम्पा के चेहरे पर अलग ही मुस्कान देखी जा सकती थी। कॉलेज के बाद रिम्पा जब घर लौटती है तो खुद ही खुद मुस्कुराती जाती है। हुआ क्या है, कुछ बताएगी भी? कुछ तो है जो तू छुपा रही है। सुबह से देख रहा हूँ खुद ही खुद में मुस्कुरा रही है। कोई मिल गया है क्या तुझे? क्या भैया, तुम भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। रात को खाने के टेबल पर अब आप ना जल्द से जल्द रिम्पा के लिए लड़का देखना शुरू कर दीजिए। अगले महीने इसकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। अभी से लड़का देखना शुरू करेंगे तब तो 6 महीने साल भर में कोई अच्छा लड़का मिलेगा। अरे कहाँ है कोई अच्छा लड़का हाथ में ममता जी। सब वही है, सामने अच्छा बनना और पीछे पीना खाना। ऐसी ऐसी हरकतें हैं लड़कों की कि क्या बताओ। लड़का तो गोविंद जैसा होता है, वैसा लड़का मिल जाए तो मैं तो अभी के अभी रिम्पा की सगाई उससे कर दूं। क्या नाम बताया पापा आपने? गोविंद? कैसा इत्तेफाक है, आज कॉलेज जाने के रास्ते में कुछ लड़कों ने मुझे छेड़ा और वहाँ जिस लड़के ने मुझे बचाया उसका नाम भी गोविंद ही था। तो ये और कोई नहीं, वही लड़का होगा।
भगवान संजोग बना रहे हैं ममता जी। एक काम कर बेटा, तू उसे फेसबुक पर ढूंढ, हो सकता है मिल जाए। फिर उसे शुक्रिया कहने के बहाने घर बुला ले, इसी बहाने सब उससे मिल भी लेंगे। न जान न पहचान किसी अनजाने शख्स को घर पर क्यों बुलाना है पापा? घर का रास्ता किसी को इतनी जल्दी नहीं दिखाना चाहिए। हाँ पापा जी, ये ठीक कह रहे हैं। दीदी तो भोली है, उन्हें तो कोई भी आदमी अच्छा ही लगता है, पर एक बार में हमें किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ पापा, मिल गया गोविंद। हाय लिखा है मैंने, वो ऑनलाइन ही है। जैसे ही उधर से रिप्लाई आता है मैं उसे सीधा घर ही बुला लेती हूँ। और बात करते हुए रिम्पा और महेश वहाँ से चले जाते हैं और देर ना करते हुए महेश गोविंद को अपने घर बुला भी लेता है। अगली सुबह विवेक नींद से जागकर अपने कमरे से बाहर आता है तो क्या देखता है, सोफे पर कोई अनजान शख्स उसकी बहन से जोर जोर से तालियां बजाकर बात कर रहा है। ये सब क्या है रिम्पा? कौन है ये लड़का? पापा को पता है कि इसके बारे में? और तभी हाथ में चाय का कप लिए गले पर गमछा लटकाए महेश किचन से बाहर आता है। अरे बेटा, यही है वो भला इंसान जिन्होंने हमारे 25 लाख बचाए थे। उन्हीं पैसे से आज हमारा बिजनेस बचा है। अच्छा ये तो बताओ गोविंद, क्या करते हो तुम? फिलहाल तो कुछ नहीं अंकल, इस शहर में आवारा काम की तलाश में घूम रहा हूँ। ना घर है ना ठिकाना। लीजिए पापा, ये तो आवारा है। घर वर है कि नहीं तुम्हारा, या दिन भर बस यही सब करते रहते हो? पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था, पर मुझे खुद का कुछ करना था, इसलिए उनकी सारी प्रॉपर्टी घर बार छोड़ छाड़ कर मैं शहर आ गया। तो अभी तो फ़िलहाल 1500 रुपये के कमरे में रहता हूँ और थोड़ा बहुत काम करके गुजारा कर लेता हूँ। गोविंद की बात सुनकर महेश मन ही मन सोचता है, ये तो बहुत काम का लड़का है, वरना आज के ज़माने में इतना ईमानदार इंसान मिलता कहाँ है। तुम फिक्र क्यों करते हो बेटा, मेरी कंपनी है, तुम उसमें मैनेजर के पोस्ट के लिए आ जाओ। आजकल ना हमारे बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, पता नहीं कैसे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसके कारण का पता भी लगा लोगे। तो कल 10 बजे आ जाओ ऑफिस बेटा। और किसी अनजाने लड़के को महेश अपने ऑफिस में काम पर रख लेता है। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। अगली सुबह ठीक 7 बजे नहा धोकर गोविंद महेश के घर पहुंच जाता है और एप्रन लगाकर किचन में चला जाता है। अरे बेटा, आप रसोई में क्यों आ गए? जाओ आराम से सोफे पर बैठो, मैं अभी नाश्ता तैयार कर देती हूँ। ये क्या बात हुई आंटी जी, मेरे होते हुए भी आप काम करेंगी? कल जब मैं घर से जा रहा था तो मैंने देखा था किस तरह आप लंगड़ा कर चल रही थी। आपको घुटने का दर्द है ना, इसीलिए कहता हूँ आप किचन का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। ऑफिस तो 10 बजे जाना है मुझे। 3 घंटे में मैं सुबह और दोपहर के खाने की तैयारी आराम से कर दूंगा, फिर ऑफिस चला जाऊंगा। गोविंद फौरन सभी के लिए नाश्ता तैयार कर देता है, साथ ही साथ रिम्पा का टिफिन भी पैक करके उसे कॉलेज भी छोड़ने जाता है और फिर वो ऑफिस जाता है। ये सिलसिला रोज का हो गया। 2 महीने बाद रिम्पा के कॉलेज के आखिरी दिन गोविंद कहता है, अभी तो मैं तुम्हें रोज़ अपने साथ ले आता हूँ। मान लो तुम्हारी नौकरी किसी और शहर में लग गई, फिर कौन तुम्हें लेकर आया जाएगा? और रास्ते में फिर किसी ने छेड़ दिया तुम्हें तो शादी कर लो ना मुझसे, फिर जहाँ जाऊंगी तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। और गोविंद का इंतजार खत्म हो जाता है। रिम्पा की मांग में सिंदूर भरते हुए गोविंद के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, ये तुम्हारे मांग का रास्ता ही अब मुझे इस घर की तिजोरी तक लेकर जाएगा रिम्पा। कितनी भोली हो तुम। विदाई के वक्त, कहाँ तुम इतने बड़े घर की लड़की और कहाँ मैं तुम्हारे ऑफिस का एक एम्प्लॉय। हमारी शादी तो हो रही है रिम्पा, पर तुम मेरे एक कमरे के घर में कैसे मैनेज करोगी? वैसे मैंने एक फ़्लैट तो ले लिया है, पर उसका कंस्ट्रक्शन पिछले महीने कंप्लीट होगा। मैं तुम्हें किराए के मकान में नहीं ले जाना चाहता। ओ गोविंद, तुम क्यों फिक्र करते हो? जब तक हमारा फ्लैट बनकर तैयार होता है हम पापा के घर में रहेंगे। क्यों पापा? हाँ हाँ बेटा, तुम दोनों का ही तो घर है, जब तक मन करे रहो। ऐसी भूली बहन मेरे ही सर मारनी थी भगवान तुझे। और अगले ही दिन से दामाद जी अपने ससुराल में शिफ्ट हो जाते हैं और फिर गोविंद अपना असली खेल शुरू करता है। ऑफिस में एज ए मैनेजर जाने वाला गोविंद ऑनर की तरह जाकर टेबल पर पैर रखकर अपने जूनियर से कहता है, ग्लास लगा। क्या सर, ग्लास? तुझे ग्लास नहीं पता? बताओ तो, कंपनी के बुक्स में सारे घपले कर लेते और ग्लास का पता नहीं है। मतलब कि सारे घपले तुमने होशो हवाश में किए। देख ले, वैसे ये भी हो सकता है कि तेरा इस कंपनी में आज आखिरी दिन हो, इसलिए मुझे पिलाकर मेरा दिन बना दो, शायद तुझे बचा लूँ मैं।
हाँ सर, अभी लाया मैं। अरे चखना लेकर आना। सुरेन भागकर गोविंदा के लिए ड्रिंक का अरेंजमेंट करता है। गोविंद अपने कैबिन में पीता जाता है और नशेड़ियों की तरह वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। विवेक उसे पीता हुआ देख लेता है और गुस्से में अपने घर आता है। मुझे पता था गोविंद का असली चेहरा कुछ और ही निकलेगा पापा। आपने उसे अपना सेपरेट केबिन भी दे दिया। पता है वो वहाँ क्या कर रहा था? पी रहा था वो, और इतनी ज्यादा कि अपने होश में भी नहीं है। समझ में भी आ रहा है भैया आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो आपके जीजा हैं, जीजा, और जीजा का ओहदा बड़ा होता है। ये हम सब जानते हैं कि गोविंद कितना लॉयल है अपने काम को लेकर। वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। आने दीजिए रात को उसे। अगर यही बात है तो आज मैं सबके सामने उसे पूछूंगी और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रात को जैसे ही गोविंद घर पर आता है, किसी की कुछ पूछने के पहले ही गोविंद कहता है, कंपनी में सारा घपला सुरीन कर रहा था पापा। आज दोपहर में मैंने ड्रिंक करने का नाटक किया और सुरीन को भी पीने का ऑफर किया और नशे में उसने मुझे सब कुछ बता दिया। सुनो बेटा, ये लो, इसी जीजा पर तुम इतने इल्ज़ाम लगा रहे थे और उसने ही हमारी कंपनी में फ्रॉड करने वाले लड़के को पकड़ा है। पर पापा, पर कुछ नहीं तमाज जी, अब आप हमारी कंपनी के मैनेजर नहीं 25% के शेयर होल्डर हो। मैं नहीं पापा जी, ये सब तो आपका है, रिम्पा का है, विवेक भैया का है। मैं ये कैसे ले सकता हूँ? ये 25% का हिस्सा महेश जी आपको दे नहीं रहे हैं दामाद जी। ये तो आपका हक है। ये सुरीन न जाने कब से हमारी कंपनी में घोटाला कर रहा था। कंपनी की हालत तो इतनी बुरी हो गई थी कि क्या बताएं। अगर आपने ये पता ना लगाया होता तो न जाने हमारी कंपनी का क्या होता। और एक बार फिर गोविंद अपनी चालाकी से सभी का दिल जीत लेता है। तुझे क्या लगा विवेक कि तू इतनी आसानी से मुझे पकड़ लेगा? इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ मैं। न जाने कितने पापड़ बेलकर तेरी इस पगली बहन को बस में किया है। अब एक बार मुझे इस कंपनी का 50% शेयर मिल जाए, उसके बाद तुझे पता चलेगा कि क्या चीज़ है गोविंद। और अगले दिन से गोविंद और शातिर हो जाता है और फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू कर देता है। चलिए घुटने दिखाइए मम्मी जी। अरे बेटा जी, घुटने का आप क्या करेंगे? पूरी रात जाकर आपके लिए लहसुन का तेल बनाया मैंने, इससे आपकी घुटनों पर अच्छे से मालिश कर दूंगा, फिर ना आप दौड़ने लगेंगे मम्मी जी। ये कहकर गोविंद अपनी सास के पैरों पर तेल की मालिश करना शुरू कर देता है। पिछले जन्म में मैंने न जाने कौन से अच्छे कर्म किए थे मम्मी, जो मुझे गोविंद जैसे पति मिले। पुण्य कर्म तो हमारे भी थे बेटा, जो ये हमारे दामाद बनकर आए। और इसी तरह छोटी मोटी चीज करके गोविंद सबके दिलों को जीतता रहता था। एक शाम प्रीति और विवेक बाजार में पानी पूरी खाने निकलते हैं। पता नहीं विवेक, ये जीजा जी की हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? पर मैं जब भी कुछ बोलने की कोशिश करूं तो रिम्पा दीदी मेरा मुंह बंद कर देती हैं। अब तुम्हें क्या बताऊं प्रीति, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी है, पर जब भी मैं उन चीज़ों को सामने लाता हूँ, पता नहीं कैसे जीजाजी सब चीज़ों पर पर्दा डाल देते हैं। ऊपर से मेरी बहन इतनी भोली है, उसे तो जिसने जो पट्टी पढ़ा दी उसने पढ़ ली। विवेक और प्रीति बात कर ही रहे थे कि उनकी नज़र सामने के पानी पूरी की रेडी पर पड़ती है, जहां वो देखते हैं कि गोविंद किसी लड़की को अपने हाथों से पानी पूरी खिला रहा है। विवेक वहीं छुपकर सब कुछ देख रहा था। गोविंद उस लड़की के साथ पानी पूरी खाने के बाद हाथों में हाथ डालकर आगे निकल जाता है। मुझे पता ही था ये मेरी बहन को धोखा दे रहा है, आज तो इसका पर्दाफाश हो ही गया समझो। पर गोविंद तो और ही शातिर था। वो सामने के दुकान के शीशे में विवेक को देख लेता है और जैसे ही विवेक अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि पहले से ही गोविंद वहां उसी लड़की के साथ बैठा है। यहाँ तक ले आए इसे तुम, और कितना गिरोगे? अरे तो क्या बोल रहा है बेटा, ये तो जीजा की मुंह बोली बहन है। और फिर से गोविंद आबाद बच जाता है। कुछ दिनों बाद महेश अपने ऑफिस के 50% शेयर को अपने दामाद के नाम कर देता है। और फिर क्या था, अब तो गोविंद खुद को अपने ससुराल का मालिक ही समझ रहा था। एक दिन विवेक कहता है, 4 महीने हो गए जीजाजी, अब तक आपका फ्लैट तैयार नहीं हुआ। तैयार तो हो गया है साले साहब, पर मैं सोच रहा हूँ कि इस घर को बेचकर क्यों ना आप लोग भी मेरे फ्लैट के बगल में ही फ्लैट ले लें। आज के ज़माने में ऐसे घर पर कौन रहता है, आप ही बताइए। घर क्यों बेचेंगे हम जीजा जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? स्टैंडर्ड भाभी, स्टैंडर्ड। वहाँ बहुत हाई क्लास लोग रहते हैं, ऐसे ही तो बिजनेस ग्रो होगा। उसी रात खाने के टेबल पर मैंने एक पार्टी देखी है पापा,
इस घर को बेच देते हैं। अरे जीजा जी, आप तो हमारे घर के पीछे ही पड़ गए। 15 दिनों बाद कुछ लोग रिम्पा के घर पहुंचते हैं। जी आप लोग? हम ये घर खरीदने आए हैं। क्या? पर ये घर आपको बेचने की बात की किसने? मैंने। ये घर मैंने अपने नाम करवा लिया है मैडम जी। अब आप लोग अपना सामान बांधो और निकलो। ये क्या बोल रहे हैं दामाद जी आप? अरे रे 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 आंटी जी, आपको क्या लगा मैं क्यों आपके घुटनों में तेल लगाता था? क्यों वो 25 लाख रुपए मैंने पहले अपने गुंडों को भेजकर चोरी करवाए, फिर उन्हें वापस लौटाए? क्यों पहले आपकी बेटी को छेड़ने के लिए मैंने गुंडे भेजे और फिर उसे बचाया भी? क्यों मैं आपके घर नौकरों की तरह आप लोगों की सेवा कर रहा था, ताकि आप लोगों का विश्वास मुझ पर आ जाए? और फिर एक दिन मैं इसी भरोसे की आड़ में पापा जी से घर और पूरी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर दस्तखत ले लूं, और ऐसा मैंने कल रात कर लिया। तो अब आप सब इस घर से जा सकते हैं, क्योंकि यह घर गोविंद का है, महेश का नहीं। किस पेपर्स की बात कर रहे हो तुम गोविंद? वो पेपर जो तुम्हारे कबर्ड में रखे थे? मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ। इतने दिन तुम्हारे साथ रहकर इतनी चालबाजी तो मैं भी सीख गई हूँ। मैंने पहले ही उन पेपर्स को बदल दिया था। तुम्हें क्या लगा मैं अपने भाई के खिलाफ खड़ी होकर तुम्हारा साथ दे रही हूँ तो इतनी बोली हूँ कि मैं तुम्हारी साजिश भी नहीं समझ पाऊंगी? वो पेपर्स मैंने पहले ही बदल दिए थे। इस घर के मालिक आज भी मेरे पापा है और वही रहेंगे। भैया पुलिस को कॉल कीजिए। विवेक फौरन पुलिस को कॉल करता है और ठगी के मामले में गोविंद को जेल हो जाती है। सभी को भोली लगने वाली रिम्पा अपना दिमाग ऐसा लगाती है कि अपने घर को और अपनी सारी जायदाद को बचा लेती है।